गांव का मैदान, रात का समय, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा। महेंद्र सिंह अपने दो नौकर मनवा और महेश और कुछ गांव वालों के साथ उस मैदान की ओर जाता है जहां बाबा चैतन्य नाथ ने बताया था कि वेदांत तंत्र क्रिया कर रहा है। महेंद्र सिंह गुस्से में, मनवा और महेश, पकड़ो उस दुष्ट को और ले चलो मैदान में। मनवा और महेश जाते हैं और वेदांत को पकड़कर घसीटते हुए मैदान की तरफ ले आते। वेदांत चीखते हुए गुस्से में, मरोगे तुम सब मरोगे, पूरा गांव बर्बाद होगा। निखिल गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन वो एक सपना देख रहा होता है। सपने में वो वही रात देखता है जिस रात वेदांत को जिंदा जलाया गया था। ये सपना वो हर रोज देखता है। जैसे जैसे सपना गहरा होता है वैसे वैसे वो घबराने लगता है। उसके माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें होती हैं। फिर वो अचानक घबरा कर उठ जाता है। निखिल, कि सपना मुझे रोज रोज क्यों आता है? मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है इससे। निखिल की नजर दाहिने हाथ की कलाई पर जाती है। उसकी कलाई पर वही निशान था जो वेदांत की कलाई पर था। फर्क बस इतना था कि वेदांत की बाएं हाथ की कलाई पर निशान था और निखिल की दाएं हाथ की कलाई पर। एक और बात गौर करने लायक थी। निखिल का निशान वेदांत के निशान से अलग था। वो एक ट्रायंगल था और उसके बीच में एक आंख का निशान था। निखिल, और एक यह निशान पता नहीं कैसा है। जब भी वो सपना देखता हूं और घबरा के उठ जाता हूं, तब यह चमकाता क्यों है? सडनली निखिल के फोन की घंटी बजती है। निखिल, यह दुष्यंत क्यों फोन कर रहा है? फोन उठाता है थोड़ी देर बाद। हाँ दुष्यंत, बोलो। अरे भाई, भूल गया क्या अपने दोस्तों को? कभी याद भी नहीं करता है। ऐसी बात नहीं है भाई, बस काम में उलझ गया था तो टाइम ही नहीं मिला। फोन स्पीकर पर है। बाकी दोस्त भी बीच में बोलते हैं। प्रताप सिंह, अरे भाई, ब्लू फिल्म में काम करता है क्या जो तेरे पास टाइम नहीं है? नहीं भाई, तेरी जैसी किस्मत का है मेरे पास। चल बता, कब आ रहा है गाँव? 1-2 दिन में, बस जैसे ही काम खत्म होता है वैसे ही। ठीक है, आ जे साले, जल्दी। याद कर रहे हैं तुझे बहुत। हाँ भाई, आ जाऊंगा। भंवर काका आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। महेंद्र सिंह अपने साथ मनवा और महेश को लेकर घर के अंदर आते हैं। महेंद्र सिंह हाथ जोड़ते हुए, भंवर काका नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार मालिक, बैठिए बैठिए। बोलिए मालिक, आपका कैसे आना हुआ इस गरीब की कुटिया में? अरे काका, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हम आपसे कुछ बात करने आए थे। हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप पानी पीजिए। निशा बेटी, जरा पानी लेके आना सरपंच साहब के लिए। हाँ बाबा, आई। लीजिए मालिक, पानी पीजिए। निशा बेटी अब बड़ी हो गई है। कोई लड़का देखा है कि नहीं? कहाँ मालिक, अब जो भी आता है शादी ब्याह की बात करने, वो दहेज मांगता है। हम कहां से लाएं इतना दहेज? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। जी मालिक, कहिए। आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे? देखिए काका, आपकी बेटी भी शादी के योग्य हो गई है और मेरा बड़ा बेटा भी शादी के योग्य हो गया है। तो क्यों ना आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे दुष्यंत से कर दें? अरे, ये तो खुशी की बात है। लेकिन मालिक, हमारी हैसियत कहाँ है इतनी कि आपसे रिश्तेदारी करें,
अरे ऐसी बात मत कीजिए काका, आप चिंता ना करें, हम सारा खर्चा उठा लेंगे शादी का। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। ठीक है काका, फिर हम अब चलते हैं। शादी की तारीख भी फिक्स कर लेंगे बाद में, अभी चलते हैं। प्रणाम। हाँ। शाम का समय, महेंद्र सिंह चारपाई पर बैठे हैं। अरे बेटा दुष्यंत, इधर आओ हमारे पास। हाँ पिताजी, बोलिए। हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है शादी के लिए। भंवर काका की बेटी निशा से तुम्हारी शादी तय की है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, जैसा आप कहें। दुष्यंत वहां से चला जाता है। तभी प्रताप ने यह सारी बात सुन ली। ओहो, दुल्हे राजा शर्माए जा रहे हो। तू हमारी जासूसी कर रहा है, रुको तुम। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तो शादी होने वाली है। अब तो खुश हो जाओ भाई, अब तो सहनाई बजेगी। दोनों भाई बात करते करते हंसते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। दुष्यंत बाहर से शांत दिखता है, लेकिन मनी मन बेहद खुश था, क्योंकि उसे अपनी ही पसंद की लड़की निशा से शादी होने वाली थी। आखिर वो कौन था जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, और क्यों आता है निखिल को बार बार वही डरावना सपना? क्या दुष्यंत की शादी हो पाएगी या नहीं?